Once again, welcome to my channel. In this video, we have to discuss isotonic, hypertonic and hypotonic solution. ठीक है, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहें। तो जब हम दो सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर करते हैं तब हम क्या पढ़ते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। कब पढ़ना है हमारे को, जब हम दो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मान लो ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये हमारा सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी है। जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इस कंडीशन के अंदर ए और बी की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, सेम। ठीक है, समझ में आ गया। आइसो मतलब मैंने पहले भी बताया था, आइसो वर्ड का क्या मतलब होता है, सेम। ठीक है, आई थिंक आपकी वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया है। तो आइसो मतलब क्या होता है, सेम। तो यहाँ पर सेम का क्या मतलब है कि जब ए और बी यानी कि जो दो सॉल्यूशन की हम स्टडी कर रहे हैं, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है तब उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इस कंडीशन के अंदर दोनों की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, सेम। अब हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है ज़्यादा, यानी कि एक सॉल्यूशन हमारे पास ए है और एक बी है। तो अगर इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है बी से, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। और हाइपोटोनिक, इसमें यहाँ पर क्या होगा, ये वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये हमारा ए और बी। अब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ए का क्या है, कम है इन कंपेयर टू अनदर सॉल्यूशन। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है तब हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हाइपोटोनिक। तो जो हमारा यहाँ पर था आइसोटोनिक, यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन दोनों सॉल्यूशन की सेम थी, लेकिन जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं हमारे मोर कंसंट्रेटेड होते हैं और जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ये हमारे कैसे होते हैं, लेस कंसंट्रेटेड। ये चीज़ क्लियर है। तो अब मैं इसको रब कर देती हूँ। अब हमारे को किसके बारे में पढ़ना है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बारे में। इसे जल्दी से कर देते हैं। तो अब कंटिन्यू करते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब है, यानी कि नॉर्मल नहीं होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर मास या तो हाई होगा या फिर लो होगा। तो अब हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने चार पढ़ी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इन चार प्रॉपर्टीज़ का हम क्या यूज़ कर रहे थे, क्या यूज़ कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करने में ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, तो अब कुछ कंडीशंस स्टडी की गई, देखा गया कि अगर हम बात करें शुगर की, सुक्रोज की या फिर ग्लूकोज की, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के थ्रू अगर हम इनका मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करें तो वो सेम आ रहा था एज देयर केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला के थ्रू, जैसे कि एग्जांपल सबसे सिंपल ले लो, C6H12O6, इसके केमिकल फार्मूले से जो हम मास फाइंड आउट कर रहे थे, मॉलिक्यूलर मास इसका, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसका जो मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर रहे थे वो सेम आ रहा था। लेकिन वो मॉलिक्यूल्स जो या तो डिसोसिएट हो रहे थे या फिर एसोसिएट हो रहे थे, उनका जो मॉलिक्यूलर मास था वो क्या आ रहा था, डिफरेंट आ रहा था। डिफरेंट आ रहा था क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं जैसे कि बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड होता क्या है, ये है हमारा बेंजोइक एसिड है, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5COH। तो देखा गया कि अगर हम बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करें तो वो हमारा क्या आ रहा था, जस्ट डबल इन कंपेयर टू देयर केमिकल फार्मूला। तो अगर हम केमिकल फार्मूला के थ्रू इसका मास निकाल रहे हैं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा था, डबल आ रहा था इन कंपेयर टू इट्स केमिकल फार्मूला। इसी तरीके से अगर हम बात करें NaCl की, तो ये NaCl क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, और बेंजोइक एसिड क्या शो कर रहा था, एसोसिएशन वाली प्रॉपर्टी को शो कर रहा था। तो अगर ये NaCl डिसोसिएट हो रहा था तो यहाँ पर देखा गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आ रहा था, हाफ आ रहा था इन कंपेयर टू इट्स केमिकल फार्मूला। यानी कि केमिकल फार्मूले के थ्रू अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करूँ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करूँ, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैसा था, हाफ था इन कंपेयर टू इट्स केमिकल फार्मूला। तो ये किस वजह से हो रहा था, क्योंकि ये क्या प्रॉपर्टी को शो कर रहा था, डिसोसिएशन की, और ये किस वजह से हो रहा था, क्योंकि ये एसोसिएशन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा था। तो अब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है क्या, उसकी डेफिनेशन है, मैं लिख देती हूँ, उसके बाद आप लोग उसे नोट कर लेना। तो मैंने ये नोट डाउन कर दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो यह सिंपल सी डेफिनेशन है कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है, कि अगर हम एक्सपेरिमेंटली मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करें बाय द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी,
तो अगर मॉलिकुलर मास डिफरेंट आता है फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू जो कि हम उसके केमिकल फॉर्मूले से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ऐसे मॉलिकुलर मास को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास। मैं इसे एक बार रीड कर देती हूँ। व्हेन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस determined on the basis of a colligative property is found to be different from the normal value as expected from its chemical formula, the observed molecular mass is called the abnormal molecular mass। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो मैं एक बार और इसे बता देती हूँ। वो सिंपल से ये चीज़ बोल रहा है कि आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू मॉलिकुलर मास को फाइंड आउट किया। अगर ये मॉलिकुलर मास डिफरेंट आता है उसके केमिकल फॉर्मूले के मॉलिकुलर मास से, यानी कि जैसे NaCl है तो हम इसका NaCl का मॉलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो अगर ये वाला केमिकल फॉर्मूले के थ्रू हम जो मॉलिकुलर मास निकाल रहे हैं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम जो मॉलिकुलर मास निकाल रहे हैं, अगर ये डिफरेंट है तो ऐसे मॉलिकुलर मास को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास। आई थिंक अब तो क्लियर ही हो गया होगा। तो अब ये जो हमारा एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास है किस पे डिपेंड कर रहा है, या तो मॉलिक्यूल एसोसिएशन हो शो कर रहा है या फिर मॉलिक्यूल क्या शो कर रहा है, डिसोसिएशन। तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिस्कस करने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट हमारा कितने तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो इसकी 3 कंडीशन हो सकती है। एक ऐसा हो सकता है हमारा नॉन वॉलेटाइल हो और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक हो। तो इसका एग्जांपल सबसे फेमस हमारे को पता है ग्लूकोज C6। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। एक ऐसा हो सकता है कि वो नॉन वॉलेटाइल तो हो लेकिन कैसा हो, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक का क्या मतलब है, जो कि आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका एग्जांपल NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है। और एक हमारा कैसा हो सकता है, वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो इसका आप एग्जांपल ले सकते हो, नैप्थलीन बॉल्स ले सकते हो। ये सारे हमारे एंथ्रेसीन, ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, वॉलेटाइल सॉल्यूट के। तो हमने ये क्यों डिस्कस किया वो अब आपको समझ में आ जाएगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एसोसिएशन और डिसोसिएशन की। एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या है, जो कि एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास को शो करवा रहे हैं। हमें ये पता है कि जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लें अगर, कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ कर रहे हैं। ये किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, पर आपने अगर देखा हो कि जितनी भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी उसमें हमने देखा कि ये जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के। ये चीज़ क्लियर है। तो अगर हमारी ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा ये जो मॉलिकुलर मास है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स के। क्योंकि हमारी जो आ रहा है ये चीज़ समझ में कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मॉलिकुलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमारा मॉलिकुलर मास इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा मॉलिकुलर मास है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे को क्या समझ में आया कि जो मॉलिकुलर मास है ये किसके इन्वर्सली रिलेट है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कम या ज़्यादा होंगे तो मॉलिकुलर मास भी क्या होगा, चेंज होगा। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो अगर आपको समझ में आ रहा हो एसोसिएशन का क्या मतलब है कि जैसे अगर हमारे पास 2 सब्सटेंस थे उन्होंने कंबाइन करके क्या कर लिया, एक सब्सटेंस के अंदर वो कन्वर्ट हो गए। डिसोसिएशन का क्या मतलब है, वो डिसोसिएट हो गए होंगे, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएशन के अंदर तो क्या हो गए, कम हो जाएंगे और डिसोसिएशन के अंदर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। तो अगर आप यहीं से ही समझ लो इसे, एसोसिएशन की अगर हम बात करें, एसोसिएशन में हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसे एग्जाम्पल के थ्रू ही बता देती हूँ। जो हमने पढ़ा था बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड कैसे एग्जिस्ट करता है, डाइमर की फॉर्म में। डाइमर की फॉर्म में क्या मतलब है, एक मेरे पास ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन के अंदर काफ़ी सारे होंगे पर वो इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर के डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। इसी तरीके से जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो डाइमर टाइमर इस तरीके से कंबाइन होकर के, यानी कि तो इसे अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। तो हमारा जो बेंजोइक एसिड है
C6H5COH। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डायमर की फॉर्म में। डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है? ये मॉलिक्यूल जो है हमारा क्या प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? एसोसिएशन की प्रॉपर्टी। और एसोसिएशन ये शो कर रहा है, तो मान लो पहले इसके कितने मॉल हम लेकर के चले थे, नंबर ऑफ पार्टिकल लेकर के चले थे 50। अब आफ्टर द रिएक्शन, यानी कि जब हमने इसको डिसॉल्व किया होगा, तब ये डिसॉल्व होकर के इसने क्या फॉर्म कर लिए होंगे? डायमर। यानी कि इसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए होंगे? जस्ट हाफ हो गए होंगे। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कम हो गए। अब हमने पता है कि मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर ये नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए, तो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि ये क्या शो कर रहा था? मॉलिक्यूलर मास इसका बढ़ रहा था। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा इन कंपेयर टू देयर, जो इसका केमिकल फॉर्मूले के थ्रू हम इसका मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिसोसिएशन की, तो डिसोसिएशन का अगर आप एग्जांपल NaCl ले लो, KCl ले लो, कुछ भी ले लो, तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये KCl किस फॉर्म में एक्सिस्ट करता है? जब हम इसे सॉल्यूशन के अंदर, मतलब इसका सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, तब ये डिसोसिएट हो जाता है इस तरीके से। तो ये नंबर ऑफ आयंस इसमें क्या हो रहे हैं? जस्ट इंक्रीज हो रहे हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स पहले हमने कितने लेकर चले थे हम? 50। अब जब वो डिसॉल्व हो गए तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए? बढ़ गए। अब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इनका मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा था? इसी वजह से लो था। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास के अंदर वेरिएशन आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है? क्योंकि इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर क्या आ रहे हैं? चेंजेस। किस वजह से? एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन होने की वजह से। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल के अंदर चेंजेस आएंगे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी क्या आएंगी? चेंजेस आएंगे। अगर उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहे हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। इसे ध्यान रखना, ठीक है।